ना शुरू करेंगे। रजिया सुल्तान के बारे में एक छोटी सी स्टोरी आप ऐसे समझ लीजिए कि रजिया सुल्तान भारत के इतिहास में दिल्ली की पहली महिला शासिका मानी जाती है। अब गौर करिएगा कि हमने क्या कहा, हमने कहा भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत की या दिल्ली की पहली महिला शासिका, ठीक है, दिल्ली की पहली महिला शासिका मतलब फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली, फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली। तो आप क्या बता रहे होंगे, रजिया सुल्तान बता रहे होंगे, ठीक है ना अजय भैया, ठीक। तो रजिया सुल्तान जो है, ठीक है भैया, रजिया सुल्तान भारत के इतिहास में दिल्ली की या दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका है। लेकिन अगर भारत के किसी भी क्षेत्र की पहली महिला शासिका की बात करें, भारत के किसी भी क्षेत्र की पहली महिला शासिका की बात करें, तो आपको याद होगा कि गुप्त काल में प्रभावती गुप्ता हुई थी। फिलहाल रजिया सुल्तान की बात करें तो साथियों, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी? इल्तुतमिश की बेटी थी साथियों। और इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पहले ही रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। मतलब ये कि भैया इल्तुतमिश ने डिक्लेयर कर दिया था मरने से पहले, डेथ से पहले ही, कि मेरे बाद रजिया सुल्तान ही मेरी गद्दी की वारिस होगी, मतलब अगली शासिका होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इल्तुतमिश की डेथ के बाद इल्तुतमिश के एक छोटे से बच्चे को, इल्तुतमिश के कई बच्चे थे, उसमें से एक छोटा बच्चा था जिसका नाम था शिहाबुद्दीन उमर, ठीक है ना। तो इल्तुतमिश का एक छोटा बच्चा था जिसका नाम था शिहाबुद्दीन उमर। शिहाबुद्दीन उमर को बना दिया गया क्या? शिहाबुद्दीन उमर को बना दिया गया सुल्तान। और शिहाबुद्दीन उमर क्योंकि छोटा बच्चा था, इसलिए शासन की बागडोर वास्तव में उसकी माता के हाथ में आई, जिसका नाम था शाह तुर्कान। क्या नाम था? शाह तुर्कान, ठीक है ना। तो लोगों को लगा कि शाह तुर्कान अच्छी महिला है, चीजें अच्छी तरीके से चलेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शाह तुर्कान ने चीजें गलत तरीके से करी। इस वजह से बहुत सारे दरबारी अधिकारी, जनता, प्रजा सब जो है क्या हो गए भैया, सब नाराज हुए। और इतने नाराज हुए कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जब जनता ने, अधिकारियों ने स्वयं आगे बढ़कर अपना शासक चुना, रजिया सुल्तान को जनता ने, अधिकारियों ने मिलकर दिल्ली की गद्दी पर बिठाया। तो ऐसा पहली बार था जब एक महिला सुल्तान बनी, शासिका बनी। और सबसे बड़ी चीज की उसे जनता ने, अधिकारियों ने बकायदा बड़े प्रेम से, मतलब अपने मन से कि भैया आप ना शासिका बनिए, तो रजिया सुल्तान को शासिका बनाया गया। रजिया सुल्तान वैसे तो महिला थी, लेकिन कहा जाता है कि जब इसने शासन की बागडोर संभाली तो इसने लड़कों जैसे कपड़े पहने और उसी की तरह की वेशभूषा में रही। रजिया सुल्तान चूंकि एक महिला थी और इसे एक सबसे बड़ा सपोर्ट मिला, किसका? रजिया सुल्तान को सबसे बड़ा सपोर्ट मिला इसके पिता द्वारा बनाए गए तोताने छेलगानी का। तोताने छेलगानी का मतलब होता है 40 दल, जो हमने बताया था कि इल्तुतमिश ने बनाया था। 40 विशेष गुलाम सरदारों को संगठित करके बनाया गया था, ठीक है, 40 विशेष गुलाम सरदारों को संगठित करके बनाया गया था, ठीक है ना। हाँ जी, जो आपकी भाई रजिया सुल्तान है, 40 विशेष गुलाम सरदारों का संगठन जो था तोताने छेलगानी का 40 दल, उसका जबरदस्त समर्थन प्राप्त था। और इसी 40 दल में एक था बलबन, ठीक है ना। तो इस 40 दल के जबरदस्त समर्थन की वजह से बड़े प्यार से, बड़े आराम से रजिया सुल्तान ने शासन की बागडोर को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती गई और चीजें होती चली। इतिहासकार कहते हैं कि रजिया सुल्तान के अंदर एक अच्छे शासकों वाले लगभग सभी गुण थे। रजिया सुल्तान के अंदर एक अच्छे शासकों वाले लगभग सभी गुण थे। इसके अंदर सबसे बड़ी अगर कोई कमी थी तो वो ये कि यह एक महिला थी, है ना, वो ये कि यह एक महिला थी, ठीक है ना। तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी थी, ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि रजिया सुल्तान, ठीक है ना, भाई रजिया सुल्तान के समय में चीजें ठीक चलती रही, अचानक से इसके समय में विद्रोह हुआ। और उस विद्रोह के पीछे का कारण क्या था? कहते हैं कि एक अबिसीनिया से, मतलब अफ्रीका से आया हुआ एक गुलाम था, अफ्रीका से आया हुआ एक गुलाम था जिसका नाम था मलिक जमालुद्दीन याकूत। अफ्रीका से आया हुआ एक गुलाम था जिसका नाम था मलिक जमालुद्दीन याकूत। मलिक जमालुद्दीन याकूत को रजिया सुल्तान ने क्या किया? आमीर ए आफूल बना दिया, ठीक है। किसने बना दिया? आमीर ए आफूल बना दिया। तो जब रजिया सुल्तान को, ठीक है, रजिया सुल्तान ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को आमीर ए आफूल बनाया। आमीर ए आफूल का मतलब होता है कि अस्तबल का प्रमुख, जो घोड़े जिसमें रखे जाते हैं उसको कहते हैं अस्तबल, और उसी का प्रमुख जो हुआ वो आमीर ए आफूल कहलाया। तो आमीर ए आफूल का पद काफी बढ़िया पद था, काफी सम्मानित पद था। तो जमालुद्दीन याकूत को नियुक्त किया गया। तो लोगों को लगा कि जमालुद्दीन याकूत के साथ रजिया सुल्तान का कोई प्रेम प्रसंग का मामला है। और जब कोई महिला इस प्रकार से प्रेम प्रसंग में पड़ती है तो लड़कों के ऊपर भले उंगलियां ना उठे, लेकिन लड़की जब पड़ती है तो उसके ऊपर उंगलियां उठती हैं, ठीक है। और इसी वजह से रजिया सुल्तान से लोगों की नाराजगी शुरू हुई और नाराजगी धीरे धीरे इतनी बढ़ती चली गई कि विद्रोह हो गया। और रजिया सुल्तान के समय में लगभग 1240 के आसपास भटिंडा में विद्रोह हुआ। भटिंडा का सूबेदार उस समय हुआ करता था अल्तुनिया, और भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया, ठीक है। और इस विद्रोह को दबाने के लिए स्वयं दिल्ली से अपनी सेना लेकर रवाना हुई रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने भटिंडा पहुंचकर अल्तुनिया से लड़ाई लड़ी, लेकिन इस लड़ाई में अल्तुनिया की जीत हुई। रजिया सुल्तान को अल्तुनिया ने बंदी बनाकर जेल में डाल दिया, है ना। और यही जेल में, है ना, जेल में रजिया सुल्तान है। अल्तुनिया इस बात की ख्वाब देख रहा है कि अब चूंकि उसने रजिया सुल्तान को हरा दिया है, उसे जेल में डाल दिया है, तो अब वह, यानी कि अल्तुनिया सोच रहा है कि अब मैं बनूंगा दिल्ली का सुल्तान। लेकिन तभी से खबर मिलती है कि दिल्ली के अधिकारियों ने, है ना, इसे बहराम शाह को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया है। तो इस प्रकार अल्तुनिया के सुल्तान बनने के मंसूबों पर पानी फिर जाता है, ठीक है। और इसके बाद अल्तुनिया रजिया सुल्तान से बात करता है, दोनों के बीच समझौता होता है और दोनों शादी कर लेते हैं। और अल्तुनिया और रजिया सुल्तान का विवाह हो जाता है। और इस विवाह के बाद दोनों फैसला करते हैं कि ये दोनों मिलकर मुकाबला करेंगे दिल्ली की सेना का और पुनः दिल्ली की गद्दी हासिल करेंगे। और इसी उद्देश्य से रजिया सुल्तान और अल्तुनिया अपनी बची कुची सेना लेकर दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। लेकिन दिल्ली पहुंचने के क्रम में रास्ते में ही कैथल नामक स्थान पर, कैथल नाम के स्थान पर डाकुओं के द्वारा हमला किया जाता है और रजिया सुल्तान और अल्तुनिया को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और इस प्रकार रजिया सुल्तान का 4 वर्षों का शासनकाल खत्म होता है 1236 से 1240, ठीक है ना। रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद जो भी शासक आए उनका ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्व नहीं नजर आता। यही कारण है कि रजिया सुल्तान के बाद जो बहराम शाह आया, अलाउद्दीन मसूद शाह आया, नसीरुद्दीन महमूद आया, इनके बारे में हम कुछ खास नहीं पढ़ते हैं। नसीरुद्दीन महमूद शाह जो आता है उसका विवाह चूंकि बलबन की पुत्री के साथ हुआ था, बस इतनी सी बात हम पढ़ते हैं। और उसके बाद जब बलबन सुल्तान बनता है तो उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं कि हाँ भाई बलबन ने क्या कुछ कैसी चीजें की। क्योंकि रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद बलबन ही एकमात्र ऐसा शासक है जिसने ऐतिहासिक रूप से बहुत कुछ किया, जिसके बारे में हमें पढ़ना है, जानना है, समझना है, ठीक है ना। अच्छा, तो बलबन के बारे में, मतलब रजिया सुल्तान पढ़कर हम फिर बलबन के बारे में पढ़ेंगे। और बलबन के बारे में पढ़ते ही ये गुलाम वंश, ये स्लैब डायनेस्टी क्या होगी भैया, खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत है, ठीक है ना। हाँ जी, तो लगातार काफी समय से कुछ अपने डाउट पूछ रहे हैं। लाहौर की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो देखो भैया, लाहौर में जो जामा मस्जिद है वो एक्चुअली में जामा मस्जिद नहीं है, वो जामी मस्जिद है। क्या भैया? जामी मस्जिद है। तो लाहौर की जो जामी मस्जिद है वो जहांगीर ने बनवाई है, और लाहौर की जो बादशाही मस्जिद है वो औरंगजेब ने बनवाई है। क्लियर बात है? तो नोट कर लेंगे कि लाहौर की जामी मस्जिद जहांगीर ने बनवाई है, लाहौर में तो जहांगीर का मकबरा भी है, ठीक है। और लाहौर में जो बादशाही मस्जिद है वो औरंगजेब ने बनवाई है, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, ठीक है। तो रजिया सुल्तान के बारे में देख लीजिए कि इतिहास में पहली बार दिल्ली की आम जनता ने उत्तराधिकार के प्रश्न पर निर्णय लिया और दिल्ली की सेना, अधिकारियों और जनता ने रजिया का राज्यारोहण किया, ठीक है भैया। तो बिल्कुल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत द आर्मी ऑफिसर्स एंड पीपल्स ऑफ दिल्ली, ठीक है ना। अरे भैया, अच्छा, इसके
इसके बाद आप देखेंगे मिनहाजुद्दीन सिराज। कौन भैया? मिनहाजुद्दीन सिराज। मिनहाजुद्दीन सिराज की अगर हम बात करते हैं, किसकी भैया? मिनहाजुद्दीन सिराज की बात करते हैं तो ये लिखते हैं मिनहाजुद्दीन सिराज कि रजिया सुल्तान के अंदर बादशाहों के अनुकूल सभी प्रशंसनीय गुण थे, किंतु उसका नारित्व ही उसकी सबसे बड़ी अयोग्यता थी, किंतु यह उसके पतन का कारण भी नहीं थी। मतलब इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज, आपको याद होगा ये वही मिनहाजुद्दीन सिराज है जिन्होंने एक किताब लिखी है काफी फेमस, याद करिए उस किताब का नाम क्या है भैया? उस किताब का नाम है साथियों तबकाते नासिरी। क्या नाम है भैया? किताब का नाम है साथियों तबकाते नासिरी। क्या नाम है? तबकाते नासिरी। ठीक है, तो मिनहाजुद्दीन सिराज लिखते हैं कि रजिया सुल्तान के अंदर एक बादशाह वाले सारे गुण थे, बस कमी थोड़ी सी थी तो वो उसका नारित्व था। ठीक है, अच्छा रजिया ने अपने द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर उम्दत उल निस्वा का उपाधि धारण की थी। तो कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मिनहाजुद्दीन निजामुल जुनैदी ने किया था। ठीक है, इल्तुतमिश के वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी के द्वारा पहला विद्रोह किया गया था। ठीक है, और मतलब ये कि द फर्स्ट रिबेलियन अगेंस्ट रजिया वाज डन बाय इल्तुतमिश वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी। ठीक है ना, चल विद्रोह को कुचलते हुए रजिया ने इख्तियारुद्दीन ऐतकीन को आमिर हाजिब, भाई इसको नहीं याद करना है, अबिसिनियन जलालुद्दीन याकूत को आमिर याकूत का पद रजिया द्वारा दिया गया, ये एक पॉइंट है। ठीक है ना, हालांकि मैं आपको सही बताऊं तो रजिया सुल्तान से रिलेटेड जो पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। ठीक है ना, हाँ बहुत ही कम है, तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत परेशानी की बात होगी। ठीक है, जिसको बहुत डिटेल में पढ़ना है, जिसको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो ये बहुत सारे तथ्य लिखे, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, खूब याद कर लीजिएगा सारे। जिसको केवल पेपर निकालना है उसके लिए मैं नोट्स दे रहा हूं। ठीक है ना, और इतना ही नोट करेंगे रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं रजिया सुल्तान की, जब हम बात करते हैं रजिया सुल्तान की, तो क्या हमें देखना है रजिया सुल्तान का? जरा देखिएगा रजिया सुल्तान के बारे में आप देखिए। सबसे पहले तो इसका टाइम पीरियड याद कर लीजिएगा, 1236 से 1240, 1236 से 1240। ठीक है ना, हाँ जी ठीक है, अच्छा भैया हर्ष ठीक है। रजिया सुल्तान, ठीक है, अच्छा स्टैटिक जीके के लिए बिल्कुल परेशान ना हो दोस्तों, तमीज की बेटी, इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है ना, इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, इल्तुतमिश की बेटी थी। हां मतलब कह सकते हैं कि डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। ठीक है, डॉटर ऑफ इल्तुतमिश है ना, इल्तुतमिश की बेटी थी। डन डन, चलो अच्छा अगली बात भाई, इसकी उपाधि की बात करें। उपाधि क्या है इसकी? मतलब टाइटल, उपाधि मतलब टाइटल भैया। ठीक है, तो टाइटल जो इसकी है वो क्या है? रजियत उम्दत उल निस्वा। क्या भैया? उम्दत उल निस्वा, उम्दत उल निस्वा। ठीक है ना, उम्दत उल निस्वा। ठीक है, उम्दत उल निस्वा है एक और उपाधि है। ठीक है, क्या? रजियतुद्दीन, रजियतुद्दीन। ठीक है, रजियतुद्दीन, तो ये दोनों ही उपाधियां इसी की है, तो दोनों याद रखिएगा। एक तो रजियतुद्दीन, रजियतुद्दीन, और दूसरी क्या? उम्दत उल निस्वा, उम्दत उल निस्वा। ठीक है ना, उम्दत उल निस्वा। ठीक है, उम्दत उल निस्वा। ठीक है, अब जरा ये भी देख लीजिए कि भैया दिल्ली की पहली महिला शासिका है, दिल्ली की, दिल्ली की पहली महिला शासिका, दिल्ली की पहली महिला शासिका, नोट्स बनाते रहिएगा, दिल्ली की पहली महिला शासिका। ठीक है, दिल्ली की पहली महिला शासिका मतलब फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली, है ना। अच्छा अब देखिए क्या है, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान ने आमिर याकूर का पद पर किसे नियुक्त किया? है ना, आमिर याकूर किसे बनाया? ठीक है, आमिर याकूर, ये भी याद रखिएगा, आमिर याकूर बनाया किसको? मलिक जमालुद्दीन याकूत, मलिक जमालुद्दीन याकूत। ठीक है, मलिक जमालुद्दीन याकूत को क्या बनाया? आमिर याकूर बनाया, आमिर ए आकूर बनाया, आमिर ए आकूर नियुक्त किया। ठीक है ना, मतलब कह सकते हैं सीधे सीधे तौर पर आकूर। ठीक है, आमिर आकूर का मतलब आपको बताया था अगर आपको याद हो, तो आमिर आकूर का दोस्तों क्या मतलब है? आमिर आकूर का मतलब होता है जो अस्तबल होता था उसका प्रमुख। ठीक है ना, हाँ जी ठीक है, तो ये दिल्ली की पहली महिला शासिका है, या तो आप इसे पहली मुस्लिम महिला शासिका भी कह सकते हैं। ठीक है, पहली मुस्लिम महिला शासिका भी आप इसे कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा रजिया सुल्तान के बारे में ये भी ध्यान दीजिएगा कि भैया इसका विवाह किसके साथ हुआ? इसका विवाह किसके साथ हुआ? तो जहां तक इसकी विवाह का सवाल है, इसकी मैरिज का सवाल है। ठीक है, तो ये किसके साथ हुआ है? तो ये हुआ है भैया किसके साथ? अल्तुनिया के साथ। अल्तुनिया कौन था? अल्तुनिया के साथ हुआ, और कौन था अल्तुनिया? तो ये अल्तुनिया जो है, अल्तुनिया कौन था? अल्तुनिया, अल्तुनिया जो है बठिंडा का सूबेदार था। कहां का? बठिंडा का सूबेदार, बठिंडा का सूबेदार, बठिंडा का सूबेदार, बठिंडा का सूबेदार। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि सूबेदार और बठिंडा, बठिंडा का सूबेदार। ठीक है, बठिंडा का सूबेदार था, और इसकी भैया हत्या हुई। ठीक है, किसके द्वारा हत्या की गई? 1240 में। ठीक है, 1240 में डाकुओं द्वारा, या डाकुओं ने, ठीक है, डाकुओं द्वारा कैथल के निकट हत्या, कैथल के निकट हत्या, ये पूछा गया क्वेश्चन, कैथल के निकट हत्या की गई थी इसकी। ठीक है, कैथल के निकट हत्या की गई थी इसकी। ठीक, तो इसको हम ये लिख लेंगे कि भैया किल्ड बाय रजिया सुल्तान का मामला। मैं फिर कहूंगा कोई जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा याद करें। ठीक है ना, जितना यहाँ पर लिखा है उतना ही याद करना है। ठीक है ना, अजी भैया बिल्कुल, तो एज इट इज याद कर लेना है। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक भारत की पहली महिला शासिका है, दिल्ली की, है ना, और पहली मुस्लिम महिला शासिका भी है, इल्तुतमिश की बेटी है। दो उपाधियां हैं, रजियतुद्दीन और उम्दतुल निस्वा। ठीक है, मलिक जमालुद्दीन याकूत को आमिर याकूत बनाया। ठीक है, आगे चलकर विद्रोह जब हुआ था अल्तुनिया को, तो वहां गई और हारी, और फाइनली वहीं पर विवाह हो गया बठिंडा के सूबेदार से, और फिर वापस जब लौट रहे थे दिल्ली, ठीक है, कि पुनः गद्दी प्राप्त करेंगे, तो रास्ते में डाकुओं ने मार दिया, खत्म। ठीक है ना, चलिए ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं भैया। अब देखिए नासिरुद्दीन महमूद है, नासिरुद्दीन महमूद के बारे में अगर बात करें, ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद के बारे में यह है कि नासिरुद्दीन महमूद संत स्वभाव वाला व्यक्ति था, बहुत सीधा साधा, मतलब अगर आप पूरे दिल्ली सल्तनत का सबसे सीधा साधा सुल्तान कहें तो आप किसे कहेंगे? नासिरुद्दीन महमूद को कहेंगे। ठीक है ना, नासिरुद्दीन महमूद को सबसे सीधा साधा सुल्तान कहेंगे। ये भाई साहब इसका तो लोगों ने लाभ उठाया, फायदा उठाया। ठीक है, हाँ इसका फायदा उठाया, कैसे फायदा उठाया गया? बलबन, बलबन याद करिए, बलबन कौन था? बलबन साथियों 40 दल, मतलब तुर्कानी चेलगानी जो 40 गुलाम सरदारों का संगठन था, उन्हीं में से एक था बलबन। अब बलबन ने क्या किया? बलबन की महत्वाकांक्षा थी कि वो सुल्तान बने, तो बलबन ने क्या किया कि अपनी बेटी का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से करवा दिया, अपनी बेटी का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से करवा दिया। फिर क्या हुआ? नासिरुद्दीन महमूद को पूरे अपने कंट्रोल में बलबन ने खुद रखा, और बेटी से विवाह करके बेटी ने भी कंट्रोल में कर लिया। और भाई आप ऐसे अंदाजा लगाइए कि नासिरुद्दीन महमूद काहे का सुल्तान? ये टोपी सिलता था, जी हां टोपी सिलता था, कुरान की आयतें लिखता था, अरे टोपी सिलता था, कुरान की आयतें लिखता था, और उनको मार्केट में बेचता था, उससे जो पैसा मिलता था उसी से इसका खर्चा चलता था। काहे का सुल्तान? काहे का सुल्तान? ठीक है, उसी से इसका खर्चा चलता था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी है नासिरुद्दीन महमूद संत स्वभाव वाला शासक था, वह कुरान की नकल करता था, अरे कुरान की नकल करके लिखता था और उसको बेचकर अपनी आय करता था, साथ ही धार्मिक कार्यों में लगा रहता था। सुल्तान अपने समय का श्रेष्ठ सुलेखक भी था। ठीक है ना, तो नासिरुद्दीन महमूद के समय में वास्तविक सत्ता बलबन के हाथ में थी। नासिरुद्दीन महमूद के समय में वास्तविक सत्ता, मतलब नासिरुद्दीन महमूद का जो वजीर था वो वास्तव में कौन था पता है? बलबन था। ठीक है, वास्तव में कौन था? बलबन था, और बलबन ने अपनी बेटी का विवाह भी करा रखा था, तो सोने पे सुहागा। तो नासिरुद्दीन महमूद के बारे में इस चीज का है, और एक्चुअली में यह भी है कि आप देखेंगे कि इसने बलबन को क्या कहा पता है? बलबन को इसने कहा कि भाई तुम
क्या वो तुम जो है उलूग खां बलबन को, ठीक है भाई नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को क्या कहा, उलूग खां, है ना उलूग खां की उपाधि थी, उलूग खां, इसे उलूग खां कहा, ठीक है इसे उलूग खां कहा, किसने भैया इसे उलूग खां किसने कहा था, नासिरुद्दीन महमूद ने। अब इसके बाद तो आप सीधे बलबन पर ही आ जाइए, ठीक है इसके बाद सीधे बलबन पर ही आ जाइए, बलबन के बारे में चीजों को देख लेते हैं, ठीक है भैया। तो देखिए बलबन के बारे में क्या क्या चीजें हैं जो आपको याद करनी है भाई, तो बलबन देख लिया जाए, बलबन ऐसे चला, ठीक है बलबन के बारे में देख लेते हैं। अब ये बलबन की बात करें हम तो पहले तो आप ये समझिए कि इसका जो शासनकाल है, शासनकाल जो है वो 1265 में शुरू हो जाता है, ठीक है 1265 में और 1287 तक जाता है, ये इसका शासनकाल है, ठीक है। अब कहते हैं कि इसने राजत्व का, ठीक है राजत्व का दैवी सिद्धांत इसने दिया था, ठीक है इसने क्या किया है, इसने राजत्व का दैवी सिद्धांत दिया, किसने, बलबन ने राजत्व का दैवी सिद्धांत दिया, बलबन ने क्या किया, दैवी सिद्धांत दिया, वो चीज यहाँ पर मेंशन भी होगी, आप देखेंगे राजत्व मतलब इसने एक्चुअली में राजत्व का दैवी सिद्धांत का क्या मतलब है, ठीक है ना, राजत्व का दैवी सिद्धांत का तात्पर्य हो गया कि इसने एक तरह से यह बताने का प्रयास किया कि धरती पर है ना राजा ही प्रजा के लिए सब कुछ है, ठीक है ना, हाँ नहीं राजा ही प्रजा के लिए सब कुछ है, तो इसलिए कहा जाता है कि इसने राजत्व का दैवी सिद्धांत दिया, ठीक है ना, हाँ, राजत्व का इसने दैवी सिद्धांत दिया और वो चीज उसमें पूछी भी जाती है, ठीक है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो राजत्व का दैवी सिद्धांत दिया इसने और इसी वजह से इसकी जो उपाधियां हैं, इसी वजह से आप देखेंगे कि इसकी उपाधियां हैं, इसकी जो उपाधियां हैं मतलब इसको आप कह सकते हैं नियामत खुदाई, नियामत खुदाई, जिल्ले इलाही और नियामत खुदाई, ठीक है ये दोनों इसकी उपाधियां हैं, जिल्ले इलाही और नियामत खुदाई, ठीक है ये दोनों इसकी उपाधियां हैं। तो या तो आप ये याद रखेंगे बिल्कुल कि भैया जिल्ले इलाही कहा है, जिल्ले इलाही, ठीक है जिल्ले इलाही कहा और दूसरा क्या कहा इसने स्वयं को, जिल्ले इलाही और दूसरा नियामत खुदाई, नियामत खुदाई, नियामत खुदाई। अब इसमें भाई एक तरह से आप कह सकते हैं जिल्ले इलाही का मतलब हो गया क्या, जिल्ले इलाही का मतलब हो गया भैया ईश्वर की छाया, ठीक है ना, जिल्ले इलाही का मतलब हो गया ईश्वर की छाया और नियामत खुदाई का मतलब हो गया ईश्वर का प्रतिनिधि, ठीक है ना, तो ये चीज है। तो जिल्ले इलाही का मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि और जिल्ले इलाही का मतलब ईश्वर की छाया, नियामत खुदाई का मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि, ठीक है। तो ये भी प्रॉपर आप देखेंगे यहाँ पर मेंशन भी किया गया है इस चीज को, किसने राजत्व पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मतलब नियामत खुदाई, ठीक है नियामत खुदाई पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मतलब कह सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड ऑन अर्थ, ठीक है और दूसरा क्या जिल्ले इलाही मतलब किंग इज द इमेज ऑफ गॉड, ठीक है इमेज ऑफ गॉड, ठीक है। तो जो जिल्ले इलाही का मतलब क्या हो गया, जिल्ले इलाही का मतलब है इमेज ऑफ गॉड, ठीक है क्या भैया इमेज ऑफ गॉड, इमेज ऑफ गॉड, ठीक है इमेज ऑफ गॉड मतलब ईश्वर की छाया, ठीक है क्या भैया ईश्वर की छाया, ईश्वर की छाया, ठीक है ईश्वर की छाया, ईश्वर की छाया। और नियामत खुदाई का मतलब क्या है, नियामत खुदाई का मतलब है ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर का प्रतिनिधि, ठीक है मतलब ये है कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। और इसको आप कह सकते हैं क्या प्रिंसिपल ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ के समय में एक चीज और देखने को मिली जो काफी एग्जाम में पूछी भी जाती है कि भाई दुश्मनों के प्रति, अपने दुश्मनों के प्रति, ठीक है लव एवं रक्त की नीति अपनाएं, लव एवं रक्त की नीति अपनाएं, लव एवं रक्त की नीति अपनाएं, लव एवं रक्त की नीति अपनाएं अपने दुश्मनों के प्रति, मतलब ये है कि भाई यूं समझिए कि अपने दुश्मनों का समूल नाश, ठीक है ना, हां जी भाई लव एवं रक्त की नीति अपनाएं मतलब कह सकते हैं कि आयरन एंड ब्लड थ्योरी, ठीक है लव एवं रक्त की नीति का मतलब क्या था, है ना हां जी ठीक है ना। आयरन एंड ब्लड थ्योरी का मतलब ये हो गया, आयरन एंड ब्लड थ्योरी का मतलब ये हो गया कि जैसे इसके जो भी दुश्मन होते थे, ठीक है ना। अब एक बात और ध्यान से सुन लीजिए कि जिसके भी कमेंट सेम कमेंट बार बार आएंगे, ठीक है जिस रक्त की नीति हो गई, ठीक है उपाधियां हो गई जो आपको ध्यान देना है। और इसके बाद इसके समय में एक चीज ये भी समझिएगा कि भैया इसने राजत्व का दैवी सिद्धांत दिया, ठीक है और ये सारी चीजें बाकी हुई गई है, इसमें भी कोई ऐसा कुछ नहीं है जो आपको याद करना है, ठीक है। दरबार में हाँ नौरोज पर्व को शुरू कराया इसने, सिजदा व पागोश वाला मामला और साथ में इसने, ठीक है तुर्कानी चिलगानी कांड किया था, ये पहले बता चुके हैं। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए सैन्य विभाग बनाया जिसका नाम था दीवान अर्ज, ठीक है ना। तो इतनी सी बातें यहाँ पर है देख लीजिए, ठीक है। नौरोज पर्व का आयोजन शुरू कराया, ठीक है भैया नौरोज, नौरोज पर्व का आयोजन, ठीक है नौरोज पर्व का आयोजन शुरू कराया, ठीक है नौरोज पर्व का आयोजन शुरू कराया, ठीक है नौरोज पर्व का आयोजन शुरू कराया, नौरोज पर्व का जो आयोजन है वो शुरू कराया, ठीक है ना ठीक देखिए। और इसमें ये हो जाएगा तो ये स्टार्टेड 9 वर्ष का त्योहार होता है, ठीक है ना। दरबारी अनुशासन लागू किया, ठीक है ना दरबारी अनुशासन, दरबारी अनुशासन लागू किया, दरबारी अनुशासन क्या किया लागू किया, ठीक है दरबारी अनुशासन इसके द्वारा लागू किया गया और यही एक अच्छा काम था जो इसने किया दरबारी अनुशासन लागू करने का, ठीक है तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके समय में जो दरबारी अनुशासन लागू किया गया उसको जरा गौर से देखिएगा कि क्या था, ठीक है। दरबारी अनुशासन में बहुत ऐसा कुछ दो चीज नहीं लागू हुई थी, हाँ ये जरूर करा था दरबारी अनुशासन में कि एक तो सिजदा व प्रथा, सिजदा प्रथा लागू की और एक पागोश प्रथा, ठीक है ना सिजदा और पागोश, ठीक है तो सिजदा, ठीक है सिजदा और पागोश, ठीक है सिजदा और पागोश इसको अभी हम समझ लेंगे। इसके अलावा इसने ये जो चीज करी है कि भैया एक नया विभाग बनाया ना सैन्य विभाग, ठीक है सैन्य विभाग, सैन्य विभाग का गठन किया ताकि चीजों को बेहतर किया जा सके, सैन्य विभाग का गठन, ठीक है मतलब कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ सैन्य विभाग को क्या कहा गया दीवान ए अर्ज कहा गया, क्या कहा गया भैया दीवान ए अर्ज, ठीक है दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज कहा गया, क्या कहा गया दीवान ए अर्ज कहा गया। तो ये भी आपको याद करना है, ठीक है ना हाँ जी। इसने किसी प्रकार का साम्राज्य विस्तार नहीं किया, ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना हाँ जी इसने जो है किसी प्रकार का कोई साम्राज्य विस्तार नहीं किया। तो बलबन के बारे में एक बार ऐसे समझ लीजिए कि भाई देखिए इसकी अगर हम शुरू से स्टोरी की बात करें तो बलबन को गुलामों के बाजार से इल्तुतमिश खरीद कर लाया था, ठीक है गुलामों के बाजार से। जब इल्तुतमिश दिल्ली में स्थित गुलामों के बाजार में गुलामों को खरीदने गया था, जब इल्तुतमिश दिल्ली में स्थित गुलामों के बाजार में गुलामों को खरीदने गया था तो इल्तुतमिश ने कई सारे गुलाम खरीदे, सबको खरीद लिया केवल बलबन को छोड़ दिया, सबको खरीद लिया केवल बलबन को छोड़ दिया। तो भैया बलबन बिल्कुल इल्तुतमिश के समझिए पहिया पड़ गया कि महाराज सबको ले जा रहे हो, हमको गरीब को काहे छोड़ जा रहे हो, हमको भी ले चलो, कहीं कोने में रखे रहना हम पड़े रहेंगे आपकी सेवा में, हमको भी ले चलो। अब आप सोचेंगे सर इल्तुतमिश ने सबको खरीदा तो बलबन को क्यों नहीं खरीदा, क्योंकि बलबन दिखने में अच्छा नहीं था, दिखने में बड़ा खराब सा लगता था और उसको देखकर ऐसा लगता नहीं था कि वो किसी काम आएगा, इसलिए इल्तुतमिश ने बलबन को खरीदा ही। लेकिन बलबन ने जब इतनी मेहनतें करी तो इल्तुतमिश को उसके ऊपर दया आ गई, उसने कहा ठीक है चल इतने गुलाम चल रहे तू भी चल भाई क्या दिक्कत है। तो बलबन को
स्वामी भक्ति इस प्रकार दिखाई कि बहुत जल्द ही वो इल्तुतमिश का खास बन गया। न केवल इल्तुतमिश का वो खास बना, आप सोच के देखिए कि जिस बंदे को कोई खरीदने को तैयार नहीं था, वह बंदा ठीक है इस प्रकार से आगे बढ़ा और एक दिन सुल्तान बन गया। तो इल्तुतमिश जिस बंदे को खरीदने को तैयार नहीं था, वो बंदा वो बलबन धीरे धीरे इतनी स्वामी भक्ति, इतनी ईमानदारी और इतनी कर्तव्यनिष्ठता दिखाता है कि वो इल्तुतमिश का खास हो जाता है। और न केवल खास होता है बल्कि इल्तुतमिश के द्वारा जब 40 विशेष गुलाम सरदारों का एक संगठन, एक ग्रुप बनाया जाता है, तो उसमें बलबन को शामिल किया जाता है। और इस प्रकार से जो 40 दल है, जो तुर्कानी चेरगानी है, उसका एक प्रमुख सदस्य बन जाता है बलबन। धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती हैं, बलबन अपने प्रयास जारी रखता है चीजों को बेहतर करने का। और एक टाइम आता है जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि इल्तुतमिश की जैसी की इच्छा थी कि रजिया सुल्तान शासक बने, तो बलबन अपने सदस्य, अपने साथी जो गुलाम सरदार थे, जिनको मिलाकर 40 दल कहते थे, तो उनको मिलाकर इन सब क्या करते थे, ये भैया ठीक है ना, अरे भैया तो गुल्लू भैया कहाँ थे, गुल्लू बेटा कहाँ थे, अभी थोड़ी देर पहले कहाँ थे आप बेटा गुल्लू? बेटा गुल्लू बताओ कहाँ थे? थोड़ी देर पहले जब हम बता रहे थे कि नसीबबाजी दी गई थी, तब आप कहाँ थे? यही थे कि कहीं चले गए थे? यही थे ना? तो ध्यान से देखो ना, कितनी बार कहा है कि ध्यान से देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जो छूट जाएगा, ठीक है ना? हाँ जी। तो फिलहाल तो हमने कहा कि जब इल्तुतमिश की डेथ हो गई, उसके बाद इल्तुतमिश जैसी की इच्छा थी उसकी, रजिया सुल्तान शासक बने, ठीक है? रजिया सुल्तान को शासक बनने में बलबन ने अपनी पूरी 40 दल के साथ मदद करी, ठीक है ना, मदद करी और रजिया सुल्तान अच्छे तरीके से वो शासन चलाती गई। और इसके बाद रजिया सुल्तान के बाद चीजें जैसी भी हुई, उसके बाद आप देखेंगे कि नासिरुद्दीन महमूद के बारे में हमने बताया कि नासिरुद्दीन महमूद के टाइम में तो शासन की वास्तव में बागडोर इसी के हाथ में थी, बलबन के हाथ में। नासिरुद्दीन महमूद तो ऐसे ही ठीक है नाम मात्र के लिए शासक था, ठीक है, अपनी बेटी का उसके साथ विवाह करा दिया था। फिर नासिरुद्दीन महमूद के बाद बलबन स्वयं जब शासक बना, तो हम देखेंगे कि इसने ये सब चीजें क्यों करी, इसने राजत्व का दैवी सिद्धांत क्यों दिया, इसने स्वयं को जिले इलाही नियाबती खुदाई क्यों कहा? क्योंकि बलबन दिखने में अच्छा नहीं था। एक तो लंबे समय से बलबन गुलाम था, अब अचानक से सुल्तान बना था। बलबन लंबे समय से गुलाम था, अब अचानक से सुल्तान बना था। तो चूंकि अचानक सुल्तान बना है, लंबे समय से गुलाम था, तो अब इसे कोई सुल्तान मानने को तैयार नहीं। अब बलबन को कोई सुल्तान मानने को तैयार नहीं, क्योंकि लंबे समय से तो उसे गुलाम के रूप में देखा है। आप जिसके साथ बिल्कुल बचपन से खेले हो, जिसको जो है बात बात पे थपड़ियाए हो, है ना, कह रहे चल तू ये कर, तू ऐसा कर, तू वैसा कर, वो अचानक से आईएएस ऑफिसर बन जाए, डीएम बन के आपके सामने आए तो आप सैल्यूट मारेंगे? सैल्यूट मारने का मन नहीं होता ना अंदर से, मजबूरी में मार लेने वाली बात है, समझ? तो वही वाला हाल बलबन का था। तो और दूसरा, बलबन दिखने में भी अच्छा नहीं, बलबन जो है दिखने में भी अच्छा नहीं था, ठीक है ना, बलबन जो है दिखने में भी अच्छा नहीं था, ठीक है। तो अब भैया जब बलबन दिखने में भी अच्छा नहीं है, तो अब लोग उसकी इज्जत क्यों करें? अब लोग उसकी इज्जत क्यों करें? तो इस वजह से बलबन ने कहा कि भैया राजत्व का दैवी सिद्धांत कोई चीज होती है, धरती पर राजा ईश्वर के बाद सबके लिए बहुत कुछ है। मतलब उसका कहना था कि राजा जो है वो क्या है, ईश्वर की छाया है, ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर की छाया, ईश्वर का प्रतिनिधि है, नियामतें खुदाई है, जिल्ले इलाही है ना, धरती पर ईश्वर के बाद प्रजा के लिए सब कुछ राजा ही है। और वास्तव में यह है भी, तो जो राजा होते जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है, अब भैया ईश्वर के बाद वही है, हमारे लिए अच्छा करते बुरा करते, समझ रहे हो ना? तो वही चीज है। और इस प्रकार से ठीक है लोगों ने फिर बलबन की इज्जत करनी शुरू करी, और यहाँ तक कि बलबन ने अपने आप को है ना महान अफराशियाब घराने का बताया। अब ये पौराणिक ग्रंथों में है, इस्लाम धर्म के पौराणिक ग्रंथों में कोई अफराशियाब घराना है, कोई फेमस, ठीक है, तो बलबन ने कहा कि मैं उसी से संबंध रखता हूँ, ठीक है, ताकि लोग इसकी खूब रिस्पेक्ट करें, ठीक है ना। और इसी वजह से आप देखेंगे कि इसने दरबारी अनुशासन भी लागू किया। भाई यहाँ तक कहते हैं कि बलबन ने अपने दरबार में ऐसे जितने भी लोग थे जो खराब शराब दिखते थे, उनको निकाल दिया कि अच्छे दिखने वाले लोग केवल चाहिए, यहाँ ये अच्छा नहीं दिखता, इसको हटाओ यहाँ से, ठीक है ना, केवल अच्छा बढ़िया जबरदस्त दिखने वाले जो है, ठीक है ना, बिल्कुल वही लोग केवल दिखे, ठीक है, जबकि खुद अच्छा नहीं दिखता था। इसका हाल तो रानू मंडल जैसा था, बलबन का हाल जो रानू मंडल जैसा था कि अचानक से नेम प्लेट मिल गया तो बढ़िया जो है बढ़िया मेकअप करके बढ़िया दिखो एकदम लपचिक, ठीक है, मतलब नेचुरलिटी अपनी छोड़ दी। और तो देखिए, और तो लव एवं रक्त की नीति अपनाई, लव एवं रक्त की नीति अपनाई कि अपने दुश्मनों को तो मारता ही था। लव एवं रक्त की नीति का मतलब क्या है कि अपने दुश्मनों को तो मारता ही था, अब जिनको मारता था अपने दुश्मनों को, उनके जो खानदान होते थे, उनके जो कहीं दूर के नाते रिश्तेदार होते थे, उनको भी खोज खोज कर मार देता था कि कल को इनकी मौत का बदला वो ना ले, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरह से इसने ये चीज करी। इसने किसी प्रकार का साम्राज्य विस्तार नहीं किया, लेकिन इसने दरबारी अनुशासन लागू किया, गुप्तचर व्यवस्था को व्यवस्थित किया और चीजों को आगे बढ़ाया, ठीक है ना। बाकी ये चीज आप याद रखेंगे। इसके समय में एक सैन्य विभाग गठित हुआ, दीवान अर्ज, ठीक है, गुप्तचर प्रणाली को मजबूत किया इसने, और बलबन को उलूग खां, ठीक है, या महान खां, उलूग खां या महान खां की उपाधि दी गई, ठीक है ना। और ये उपाधि इसको दी थी इसी के दामाद ने, जिसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है ना। हाँ जी भैया। अच्छा, और जब बलबन की डेथ हुई ना, तो बलबन की डेथ के बाद कोई भी ढंग का उत्तराधिकारी नहीं मिल पाया, और बलबन की मृत्यु के बाद बलबन की मृत्यु के बाद कैकूबाद शासक हुआ, और कैकूबाद के बाद क्यूमर्स शासक हुआ, और क्यूमर्स का ही अंगरक्षक था जलालुद्दीन खिलजी, जिसने क्यूमर्स को मारकर खिलजी वंश की स्थापना की। समझ रहे क्या काम है कि भाई बलबन के बाद कौन शासक बना? बलबन के बाद कैकूबाद शासक बना। क्या भाई मतलब ये है कि मान लीजिए कभी आपसे उत्तराधिकारी पूछ ले कि भाई बलबन का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बलबन का उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी मतलब सक्सेशन, ठीक है। तो बलबन का जो उत्तराधिकारी हुआ वो हुआ कैकूबाद, ठीक है भैया, कैकूबाद, ठीक है। तो कैकूबाद हुआ, और कैकूबाद जो है इसके बाद कौन हुआ? कैकूबाद के बाद, तो भैया कैकूबाद के बाद आया कौन? कैकूबाद के बाद आया क्यूमर्स, और जो क्यूमर्स है वो इस वंश का अंतिम शासक है। हमने कहा क्यूमर्स का अंगरक्षक था कौन? जलालुद्दीन खिलजी, और जलालुद्दीन खिलजी ने एक दिन क्यूमर्स को मार दिया और एक नया वंश स्थापित किया जिसे हम खिलजी वंश के नाम से जानते हैं। मतलब इसके बाद खिलजी वंश आएगा, ठीक है। अब यहाँ ये जान लीजिए कि सिजदा और पाबूस क्या होता है। सिजदा और पाबूस को आप ऐसे समझिए कि कोई मूवी, कुछ मूवीज में आपने हो सकता है देखा हो कि सिजदा और पाबूस में क्या होता है कि भैया जैसे महाराज का दरबार लगा है और बिल्कुल इस प्रकार से जो आ रही है जी हुजूर, जी हुजूर, है ना, कोई भी आ रहा है, चाहे महिला आ रही है चाहे पुरुष आ रहे हैं, बिल्कुल जी हुजूर करते हुए। तो जब इस प्रकार से आते हैं ना, ऐसे करते हुए, है ना, एकदम बिल्कुल, है ना, कि या अल्लाह, ठीक है। तो इसको कहते हैं सिजदा, इसको कहते हैं क्या? सिजदा करना। और जब सुल्तान के पास पहुंच जाए तो छम से जो है साष्टांग प्रणाम की तरह लौट पड़े और सुल्तान के कदमों को चूम ले, उसको कहते हैं पाबूस। तो सिजदा का मतलब क्या है? इस प्रकार से दरबार में प्रवेश करना। और पाबूस का मतलब क्या है? लेट जाना। लेट के नहीं दिखा पाऊंगा, सिजदा करके दिखा दिया बहुत, ठीक है। हाँ, सिजदा करके दिखा दिया बहुत, लेट के दिखाऊंगा मैं, इधर लेट जाऊंगा तो तुम्हें दिखूंगा, ठीक है, अब मैं लेट नहीं सकता, ठीक है, पाबूस, ठीक है ना। अच्छा, तो ये सिजदा और पाबूस। अच्छा, एक बात और है जो यही पर मेंशन कर देता हूं, आगे चलकर नौरोज को किसने बैन किया? औरंगजेब ने। किसने भैया? औरंगजेब ने आगे चलकर इसे बैन कर दिया, ठीक है। किसके द्वारा बैन किया गया? औरंगजेब के द्वारा इसे बैन कर दिया गया। सिजदा और पाबूस इन दोनों को किसने बैन किया? तो इसे आगे चलकर भैया बैन किया गया किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा? शाहजहां, ठीक है। आगे चलकर सिजदा और पाबूस को शाहजहां ने बैन कर दिया, ठीक है। तो ये भी याद करना है। कैमरा नीचे कर ले, तुम्हारे लिए पूरा कैमरा चेंज कर दे। आगे जाकर किसने बैन किया? शाहजहां ने। और नौरोज किसने बैन किया? औरंगजेब ने, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये आपको करना है। हाँ, हमारे सब सुल्तान सत्यम सर आ रहे हैं, ठीक है, और समय अलग है, ठीक है, ठीक है, सबका अपना अपना सम्मान है, सम्मान अपनी जगह है। और अब लोकतंत्र चल रहा है, डेमोक्रेसी है, यहाँ कोई किसी का सुल्तान नहीं है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। जिसका जितना प्रभाव रहेगा उसको उतना उसके हक का मिलेगा। कंटेम्परेरी मतलब उतना, कंटेम्परेरी का मतलब होता है समकालीन। ऐसी ना चलाएं।
अरे क्या करें, गर्मी के बारे में तुम लोग इतना